देखिए बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो जब किसी प्रकाश सुग्राही प्लेट, यानी प्रकाश सुग्राही प्लेट क्या होगी, जैसे ये अपने पास कोई प्लेट है और इस प्लेट पर मैं कोई प्रकाश आपतित करवा दूं। इस प्लेट पर क्या करवाया, कोई विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया, और प्रकाश के आपतन से ये प्लेट यदि इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, उत्सर्जन करे, इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, उत्सर्जन करे, तो ये जो परिघटना है इसे बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। यानी जब किसी प्रकाश सुग्राही प्लेट, प्रकाश सुग्राही प्लेट ये कहेंगे ऐसी प्लेट जिस पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर वह इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दे। यानी ऐसी प्लेट जिस पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो तो वह इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दे, उत्सर्जन कर दे। इस प्रकार की प्लेट को हम बोलते हैं प्रकाश सुग्राही प्लेट। और प्रकाश सुग्राही प्लेट पर यदि कोई प्रकाश आपतित होगा तो वह इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने की घटना, यानी किसी प्लेट पर प्रकाश आपतित और इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया, तो ये जो परिघटना है इसे क्या बोला जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला जाता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन जो है वो सबसे पहले होलबॉक्स ने किया। किस वैज्ञानिक ने, होलबॉक्स ने। 1888 में होलबॉक्स नाम के वैज्ञानिक ने 1888 में प्रकाश विद्युत प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन किया। 1888 में होलबॉक्स नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अपने पास आता है भी होलबॉक्स और एक वैज्ञानिक का नाम था लेनार्ड और होलबॉक्स। इन्होंने संयुक्त एक प्रयोग किया। इन्होंने ये बोला भी जब वायु में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, जब वायु में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है तो क्या यह उत्सर्जन निर्वात में भी संभव है। क्या कोई धातु की प्लेट पर प्रकाश हम आपतित करवाएं और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो, ये निर्वात में भी संभव है क्या। तो इसी का अध्ययन हम लोगों जो लेनार्ड और होलबॉक्स ने किया, तो वो प्रयोग इनका क्या था वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, एक निर्वातित कांच की नलिका ली, यानी एक बेलनाकार नलिका। ठीक है, इस नलिका के एक तरफ प्रकाश सुग्राही प्लेट, एक तरफ प्रकाश सुग्राही प्लेट और दूसरी तरफ कोई अन्य प्लेट जो इलेक्ट्रॉनों क्या करेगी, संग्रहण करेगी, ऐसी प्लेट लगाई। ठीक है, इस प्रकाश सुग्राही प्लेट को थोड़ा सा मैं ऐसे दर्शा देता हूं। ठीक है, इस प्रकाश सुग्राही प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों का यानी प्रकाश का आपतन करवाया। ठीक है, प्रकाश का आपतन हुआ, तो प्रकाश के आपतन के कारण यहां से इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ बच्चों, उत्सर्जन हुआ। और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस प्लेट से इस प्लेट की ओर गति कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस प्लेट से इस प्लेट की ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, तो फिर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। यानी कहने का मतलब यह है, जब किसी प्रकाश सुग्राही प्लेट पर विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इस इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को बोला जाता है प्रकाश विद्युत धारा। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत धारा बोला जाता है। तो प्रकाश विद्युत धारा की व्याख्या किन्होंने की, लेनार्ड और होलबॉक्स ने। लेनार्ड और होलबॉक्स नामक वैज्ञानिकों ने प्रकाश विद्युत धारा की व्याख्या की। ठीक है, आशा करता हूं सभी के समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो सभी के सभी वीडियो को लाइक करते रहें। अब मैं 3-4 जो परिभाषाएं हैं उनकी व्याख्या करूंगा। अब मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश, विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों, देखिए यहां पर मैंने बोला विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश। क्या बोला, विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश। यानी कहने का मतलब यह है कि इससे कम आवृत्ति का प्रकाश यदि मैं आपतित कराऊंगा, इससे कम आवृत्ति का प्रकाश यदि आपतित कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी वह विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाने पर ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। और उस न्यूनतम आवृत्ति को बोला जाता है बच्चों देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति
जिसका प्रकाश किसी प्रकाश सुग्राही प्लेट पर आपतित करवाने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाने पर प्रकाश सुग्राही प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? देहली आवृत्ति बोलेंगे। ठीक है, और देहली आवृत्ति को किससे लिखा जाता है बच्चों? न्यू नोट से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? न्यू नोट से। आगे बात समझ में सभी के, कोई दिक्कत नहीं। देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या होगी? वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश किसी प्रकाश सुग्राही प्लेट पर आपतित करवाने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों, यह विशिष्ट आवृत्ति है। यदि न्यू नोट से कम आवृत्ति का प्रकाश यानी न्यू आवृत्ति का प्रकाश मैं आपतित कराऊं, न्यू आवृत्ति का प्रकाश यदि मैं आपतित कराऊं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है ना। और यदि ये इसके इक्वल हो, न्यू आवृत्ति ये इसके इक्वल हो, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। और इससे ज्यादा होगी तो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति या देहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति का प्रकाश जो है वही मैं मान लेता हूं ये मेरे पास कोई प्रकाश सुग्राही प्लेट है। इस प्लेट पर मैंने प्रकाश आपतित करवाया और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है बच्चों? उत्सर्जन। मैं पूरे जो ग्राफ हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है ना, आप ध्यान से समझेंगे इसे। देखिए बच्चों, मैंने यहां पर मान लिया भी कोई प्रकाश है, वो मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश मैंने आपतित करवाया। कितने हर्ट्ज आवृत्ति का? 1 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश मैंने क्या करवाया? आपतित करवाया। तो मान लेता हूं 1 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश यदि आपतित हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो अब जैसे जैसे मैं प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाता जाऊंगा, यानी 2 हर्ट्ज करूं, तो अब सामान्य सी बात है इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। 3 हर्ट्ज करूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों, जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रकाश की आवृत्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है बच्चों? वृद्धि हो रही है। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, इसका मतलब आवेश की मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। आवेश की मात्रा में क्या हुई? वृद्धि। यानी आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आवेश की संख्या में क्या होगी? आवेश की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। आवेश की मात्रा में क्या होगी बच्चों? वृद्धि होगी। और आवेश की मात्रा यदि बढ़ेगी, आवेश की मात्रा यदि बढ़ेगी तो जनरल सी बात है, धारा के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। धारा के मान में क्या होगी बच्चों? वृद्धि होगी। यानी आवेश की मात्रा यदि बढ़ेगी तो धारा के मान में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे जैसे आवर्ती का मान हम लोग बढ़ाएंगे, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कहने का मतलब यह है, आपतित जो प्रकाश विद्युत धारा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो इसका आरेख जो बनाते हैं, आवृत्ति और धारा के मध्य आरेख जो है वो इस प्रकार से बनता है बच्चों, यानी दोनों परस्पर क्या है? समानुपाती हैं। ठीक है। निरोधी विभव क्या होगा बच्चों? देखिए, जैसे ये मान लेता हूं मैं, निर्वातित कांच की नलिका है कोई, निर्वातित कांच की नलिका, ठीक है। ये प्रकाश सुग्राही प्लेट है, एनोड और कैथोड, इसे मान लेता हूं कैथोड है, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दिया बच्चों? बैटरी। बैटरी जोड़ने पर एक धारा जो है वो यहां पर प्रवाहित होने लगती है। प्रारंभिक मान लेता हूं इसका I0 है। प्रारंभिक मान कितना मान लिया मैंने? I0 मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ही इस प्लेट पर मैं क्या आपतित कर रहा हूं? प्रकाश आपतित कर रहा हूं। ये प्रकाश सुग्राही प्लेट है, ठीक है ना। जैसे ही इस प्रकाश सुग्राही प्लेट पर मैं प्रकाश आपतित कराऊंगा,
तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन। और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण एक प्रकाश विद्युत धारा IE लिख देता हूं इसे, IE इसमें प्रवाहित होने लगती है। यानी कुल धारा जो परिपथ की कितनी हो जाती है बच्चों, I इज इक्वल टू IE प्लस I नोट हो जाती है, IE प्लस I नोट हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिए यहां से आरेख बनाया, ये मान लिया मैंने I नोट का मान है और ये अपने पास IE धारा है, IE धारा है। ठीक है, ये विभव है V, ये धारा है। अब इस प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या कर दूं मैं, ऋणात्मक कर दूं, यानी विभव का मान ऋणात्मक किया, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो गया बच्चों, शून्य हो गया। प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो गया, शून्य। तो वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। समझने का प्रयास करना सभी। फोटोन की अवधारणा, और इसी फोटोन की अवधारणा पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो आइंस्टीन का समीकरण है वो बना हुआ है। ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण इसी फोटोन की अवधारणा पर आधारित है। फोटोन की अवधारणा क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों ने पहले चैप्टर में आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा होगा। आवेश का क्वांटीकरण आप सभी ने जो पहला चैप्टर है अपना विद्युत क्षेत्र, उसमें पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार प्लांक नाम का एक वैज्ञानिक था। प्लांक ने यह बताया भी जिस प्रकार से मतलब आवेश जो है वो क्वांटीकृत है, उसी प्रकार ऊर्जा भी एक क्वांटीकृत राशि है। ऊर्जा क्या है, एक क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत राशि का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसी भौतिक राशि जो छोटे छोटे बंडल्स अथवा पैकेट्स में पाई जाती है। ऐसी भौतिक राशि जो छोटे छोटे बंडल्स अथवा पैकेट्स में पाई जाती है, उसे क्वांटीकृत राशि कहते हैं। उसी प्रकार प्लांक ने क्या बताया भी प्रकाश ऊर्जा जो है, यानी सौर ऊर्जा जिसे बोलते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा जो है वो भी एक प्रकार की क्वांटीकृत राशि है। और प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम जो है, प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम क्या है, फोटोन है। प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम क्या होता है बच्चों, फोटोन होता है। और फोटोन में निहित ऊर्जा, फोटोन में निहित ऊर्जा जो है वो अपने पास, फोटोन की ऊर्जा जो है वो उस प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा जो है उस प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती। यानी E जो है वो समानुपाती होता है किसके, न्यू के। E समानुपाती होता है किसके, न्यू के। यहाँ E जो है वो फोटोन की ऊर्जा है और न्यू जो है वो है प्रकाश की आवृत्ति, जिस प्रकाश ऊर्जा का फोटोन अपने पास है। ठीक है, तो फोटोन की अवधारणा क्या कहती है बच्चों, फोटोन जो है वो प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम है और फोटोन की ऊर्जा जो है वो उस प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, यहां तक फोटोन की अवधारणा में कोई दिक्कत किसी के समझ में आ गई। फोटोन की अवधारणा क्या है, यानी ये याद रखना है, ई समानुपाती है किसके, न्यू के। ई प्रकाश की ऊर्जा है यानी फोटोन की ऊर्जा है और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। तो इसे मैं ऐसे लिख दूं, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहां पर एक समानुपातिक नियतांक है। एच क्या है बच्चों, समानुपातिक नियतांक है और जिसे बोला जाता है प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का मान होता है बच्चों 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लांक नियतांक का मान होता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% इस बार परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे समझना है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, आइंस्टीन ने अपनी अवधारणा जो है उसमें क्या कहा। आइंस्टीन ने कहा भी मैं मान लेता हूं ये अपने पास वही सेम, ये कोई प्रकाश सुग्राही प्लेट है और इस पर कोई फोटोन आपतित हुआ है। ठीक है ना, फोटोन की आवृत्ति जो है वो कितनी है, न्यू, यानी न्यू आवृत्ति का कोई फोटोन आपतित हुआ। तो अब आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा कि फोटोन जो है अपनी कुल ऊर्जा, फोटोन जो है वो अपनी कुल ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा
कुल ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकलने में, यहां पर कुछ ऊर्जा मान लेता हूं मैं फाई नॉट है, इसे कार्य फलन बोलते हैं। ठीक है, फाई नॉट ऊर्जा जो है वो क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को धातु में से निकलने में, और शेष जो है, शेष ऊर्जा जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेता है। आइंस्टीन ने क्या कहा भी, एक फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को देता है। इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ ऊर्जा धातु पृष्ठ में से निकलने में तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेता है। यानी कहने का मतलब यह है, यदि फोटोन की ऊर्जा E है, फोटोन की ऊर्जा कितनी है E, तो ये E जो है वो किसके बराबर होगा, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के E के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के E के। यानी कुल ऊर्जा का कुछ भाग तो धातु पृष्ठ में से निकलने में तथा शेष भाग गतिज ऊर्जा के रूप में काम में आता है। कुल ऊर्जा में से कुछ भाग धातु पृष्ठ में से निकलने में तथा शेष भाग जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में काम में आता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अपने पास बनती है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ये बात सभी के समझ में आई। आइंस्टीन ने क्या कहा भी, प्रत्येक फोटोन जो है अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ ऊर्जा धातु पृष्ठ में से निकलने में तथा शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आगे की बात, यानी E जो जानते हैं हम लोग क्या होता है, एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई, ये होगा मेरे पास। फाई नॉट क्या है, फाई नॉट बच्चों कार्यफलन है। फाई नॉट क्या है, कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। कार्यफलन क्या होगा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर आ जाए। यानी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्यफलन। यहां परिभाषा लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। इसे फाई नॉट से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से, यदि इस पर न्यू नॉट आवर्ती का ही प्रकाश आपतित हो, यदि न्यू नॉट आवर्ती का ही प्रकाश आपतित हो, यदि न्यू बराबर किसके होगा, न्यू नॉट के, न्यू किसके बराबर हो, न्यू नॉट के बराबर हो, तो अब गतिज ऊर्जा तो फिर शून्य होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, शून्य होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शून्य। क्यों शून्य होगी, क्योंकि न्यू नॉट आवर्ती यानी दिल्ली आवर्ती, और दिल्ली आवर्ती का प्रकाश यदि आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन केवल धातु पृष्ठ से बाहर निकलेगा, वो गति नहीं करेगा, केवल धातु पृष्ठ से क्या निकलेगा, बाहर। यानी दिल्ली आवर्ती का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल धातु पृष्ठ से बाहर निकलेगा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। वही मैंने लिखा है, न्यू नॉट हो जाएगी, दिल्ली आवर्ती हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां से मैं इनकी वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट। ठीक है, तो एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, फाई नॉट। यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 m और v मैक्सिमम अधिकतम वेग मान लेता हूं, v मैक्सिमम है स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी के, कोई समस्या नहीं है। एच न्यू नॉट जो है इसको मैं इधर ले आता हूं तो मेरे पास आ जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 m v मैक्सिमम है स्क्वायर। और ये है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ये है बच्चों आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण।